सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, भारतीय संविधान की ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस का लेक्चर्स हम कर रहे हैं दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 है आज की इस वीडियो का। दोस्तों, ये जो क्लास आप लोगों की होगी, आपके ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल्स, यूपीपी, आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटिक्स क्लास इंपॉर्टेंस होने वाली है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें हम पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ज्वाइन करने के लिए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना देरी करते। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भारतीय संविधान का पहला आर्टिकल है। अनुच्छेद, यह आर्टिकल जो है, आर्टिकल्स 1 से 4 तक पढ़ते हैं इस भारतीय संविधान में। हमने पिछली क्लास में प्रत्येक संपूर्ण आर्टिकल्स को पढ़ने का प्रयास किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप पहले उस क्लास को कंप्लीट करिए और हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करते जा रहे हैं क्लास में। और जीके जीएस फॉर एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेट एग्जाम्स, लेखपाल, यूपी पिलियन, डिफेंस एग्जाम्स 2026 के सभी टारगेटेड एग्जाम्स होंगे। आप जिस भी टारगेट एग्जाम कर रहे हैं, ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, परिचय समझते हैं पहले। भारत के संविधान 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ OCOI के भाग 1 में निहित अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तब भारत संघ के राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का संविधान में परिवर्तन करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। भारत का क्षेत्र, अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत के राज्यों का संघ है। लिखा क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में परिभाषित करता है। आर्टिकल आर्टिकल कौन सा दोस्तों? तो अनुच्छेद 1 जो है, बताता है कि भारत जो है, भारत एक यूनियन है। ठीक है, यूनियन है, संघ, स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद पहला बताता है कि देश को संघ के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि संविधान की संरचना संघीय है। राज्यों के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट की तुलना में राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच की किसी समझौते का परिणाम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो अमेरिका देश है, अमेरिका एक फेडरेशन देश है, फेडरेशन कंट्री है, फेडरल स्टेट्स हैं। वहां पर अभी हम सिटीजनशिप के बारे में समझेंगे, तो उन सभी चीजों के बारे में समझने का प्रयास करें। तो राज्यों का संघ से पृथक होने का कोई अधिकार इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा सभा उन्होंने यही सोचकर के बनाया था कि हम यूनियन ही बनाएंगे। दोस्तों, यूनियन देश ऐसे देश होते हैं जिनमें एक बार शामिल तो हुआ जा सकता है। अगर कोई भी, जैसे हमारा मणिपुर है, मणिपुर, जो मणिपुर था, मणिपुर, सिक्किम, मणिपुर कह रहा हूँ, सिक्किम, सिक्किम दोस्तों जानते हो, सिक्किम जो था वो पहले इंडिया का नहीं था, उसे विलय किया गया, मिलाए गए। हमारा जब इंडिया भारत का विलय हो रहा था, तो बहुत सारे स्टेट्स मिलाए। जम्मू कश्मीर जैसे, यहाँ के राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह। तो जब भारत में आजाद हुआ, तो भारत में बहुत सारे स्टेट्स, जो एक्ट 1947 था, एक्ट 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बताया गया, जो ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि भारत में जो भी चाहे अपनी मर्जी से कोई भी स्टेट राज्य बना सकता है और कोई भी अपना देश अलग जाकर के बसा सकता है। तो उस समय तो देशों को, राज्यों को काफी शामिल करना था। तो
बहुत राज्यों को मिलाने का कार्य किया गया, सबको मिलाया। तो इसी को सोचते हुए कि हम देश को यूनियन बनाएँगे, परिसंघ नहीं, फेडरेशन नहीं, क्योंकि फेडरेशंस एक संघ है, यह एक अविनाशी है। क्या है? अविनाशी। क्या समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्लियर होगा आशा करता हूँ। हालाँकि प्रशासन की सुविधा के लिए देश और लोगों को अलग-अलग राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन देश एक अभिन्न अंग है। हमारे भारत देश में क्या है कि जो यूनियन में क्या होता है, संघ में क्या होता है, हमारा देश क्या है? यूनियन है। यूनियन में क्या किया जाता है कि आप देश के किसी हिस्से को तोड़ करके बाहर नहीं, मतलब अगर हमारा यूपी, जैसे यूपी से क्या बना? झारखंड। आप राज्य तोड़ करके अन्य राज्य बना सकते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख बन गया। आप अंदर तोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर तोड़ करके नहीं निकाल सकते। बाहर तोड़ करके निकाल नहीं सकते। ये होता है यूनियन। अगर राजस्थान चाहे कि मैं एक अपना अलग देश घोषित कर लेता हूँ, या यूपी कहे कि मैं अपना एक अलग कंट्री बन जाता हूँ, तो ऐसा नहीं। यूनियन में अगर आप एक बार मिल जाते हैं, तो यूनियन से टूट नहीं सकते। आप अंदर तोड़-मोड़ करिए। आप राजस्थान के 2 टुकड़े कर दीजिए, गुजरात के 2 टुकड़े कर दीजिए, महाराष्ट्र के 2 टुकड़े कर दीजिए, वो कर सकते हैं। बाकी आप बाँट नहीं सकते। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है राज्य के क्षेत्रों में। कहता है कि आप राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन कर लीजिए। राज्य के क्षेत्रों को बढ़ाइए, घटाइए, जोड़िए या कुछ भी करिए। दूसरा है, आप केंद्र शासित प्रदेशों को भी अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बस इन्हीं के अंदर तोड़-मरोड़ करना है, राज्यों के अंदर। तीसरा है, वे क्षेत्र जिसका भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहण किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो 3 तरीके से श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और वे क्षेत्र जिनका सरकार किसी भी समय अधिग्रहण किया जा सकता है। आज आप लोगों को आशा करता हूँ कि जो मैंने पीपीटी ब्लैक कलर में बनाई है, तो ये आपकी आँखों को नहीं चुभेगी, इसलिए क्लास आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगी और पढ़ने में चुभेगी नहीं। आप लोगों की आँखों के लिए देखिए, जैसे-जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं हमारे लिए थोड़ा-सा हानिकारक हो जाती है। इसलिए आपके स्वास्थ्य को लेकर के मैं इस क्लास में, अब आज से आपकी जो क्लास भी आएँगी, पीपीटी आपकी जो बनाएँगे हम, जो आपका प्रेज़ेंटेशंस होगा, वो ब्लैक कलर्स में होगा। बोर्ड हम ब्लैक कलर में रखेंगे। भारत का क्षेत्र भारत संघ की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्त है, क्योंकि भारत संघ में केवल वे राज्य शामिल हैं जो संघीय प्रणाली के सदस्य होने का दर्जा प्राप्त करते हैं और संघ के साथ शक्तियों का वितरण साझा करते हैं। ये आर्टिकल फर्स्ट कहता है। लेकिन जबकि भारत के क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और अन्य राज्य भी शामिल हैं, जिन्हें भारत द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है और किया भी गया है। इतना आशा करता हूँ क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स दोस्तों आप लोग को साथ-साथ बनाना, कोई पीडीएफ-वीडीएफ नहीं मिलने वाली है। आप बस इम्पोर्टेंट लिखते जाइए और नोट्स बनाते। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास। संविधान के प्रारंभ के समय भारत संघ में राज्य शामिल थे, जिन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया था। ए, बी, सी और डी वर्गीकृत किया गया था। जब हमारा भारत शुरुआती दौर पर क्या था, भारत में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या, ए राज्य था, बी राज्य था, सी राज्य था और डी राज्य था। मतलब ए, बी, सी, डी करके स्टेटों में विभाजित। मतलब ये इतना ऊपर वाला जो मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और ये सारी चीज़ें ए में आएँगे, बी में आएगा, सी में आएगा, डी में आएँगे। भारत सिर्फ़ ए, बी, सी स्टेटों की मुख्य 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। लेकिन जब राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 तथा 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा भाग ए को और भाग बी के राज्यों के बीच अंतर को खत्म कर दिया गया तथा भाग सी के राज्यों को समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनकर सभी श्रेणियों में कम करके केवल 2 कर दिए गए। तब 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने।
पुनः 1956 के बाद भी भारत के राजनीतिक मानचित्र पर जन आंदोलन के दबाव और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण लगातार परिवर्तन होते रहे। वर्तमान में अगर बात की जाए तो भारत में 28 राज्य और देश है। हमारे जो भारत में वर्तमान में कितने 28 राज्य और 8 संसदीय प्रदेश है। ठीक है? कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड पे जानने का प्रयास करें और आर्टिकल अनुच्छेद में पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्रों की सीमाएं शामिल है। ठीक है? मतलब जो आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल फर्स्ट में हम लोग क्या भारत के राज्य की पूरी पॉलिटिकल जो सीमाएं हैं और राज्यों की सीमाएं हैं, इन्हीं क्षेत्रों के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। राज्यों की 4 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया गया था, जो कि 7वां संविधान संशोधन के तहत उन्हें किया गया। आगे में इसमें वे राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश भारत के दौरान राज्यपालों द्वारा शासित थे या जिन्हें राज्यपालों के प्रांत के रूप में जाना जाता। और भाग बी में इसमें वे राज्य शामिल थे जो रियासतें थी और रियासतों के समूह थे। भाग बी वाले राज्य थे और भाग सी वाले इसमें राज्य वे राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश भारत के दौरान पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें थी। और भाग डी इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के नेतृत्व वाले राज्य शामिल किए गए थे। इतना क्लियर है आपको दोस्तों? अगर आप कहें तो पेन का थोड़ा-सा और पतला कर लिया जाए जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब आइए समझते हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति। वर्तमान जो जम्मू कश्मीर ये है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के इस वाले हिस्से को अपने ऊपर कब्जा लिया और जो पाकिस्तान का इसको शामिल करने पर कुत्ते से मिलान करता है। किससे? कुत्ते से। ये मैंने गूगल खुद कहता है। आप गूगल पे सर्च करिएगा कि पाकिस्तान का हिस्सा जो है वो किससे कुत्ते से मिलान करता है। बात से दोस्तों 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान में जम्मू और कश्मीर पर लागू किया और आदेश 2019 पर प्रस्तावित किया गया। इसमें कहा गया इस आदेश के अनुच्छेद 370 के प्रावधान के तहत जम्मू और कश्मीर के को दिए गए विशेष दर्जे को प्रभावी रंग से रद्द कर दिया। दोस्तों जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, आपको पता होगा राजा हरि सिंह। यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। तो जब हरि सिंह क्या थे कि हरि सिंह जब भारत का राज्यों का विलय हो रहा था तो हरि सिंह अपना खुद का राज्य बनाना चाहते थे। कह रहे थे हम इसे क्या बनाएँगे? स्विट्ज़रलैंड बनाएँगे, स्विट्ज़रलैंड बनाएँ। मतलब हम खुद का अपना एक क्या राज्य बसाएँगे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में हरियाली है, पहाड़ी इलाका है, बहुत सुंदर मनाली, कुल्लू मनाली क्षेत्र है। तो सोचते थे कि हम तो अपना राज्य अलग ही बनाएँगे। तब क्या हुआ? पाकिस्तान जो है अटैक करना पाकिस्तान अटैक कर देता है। इस वाले क्षेत्र को पाकिस्तान अपने में मिला ले। फिर वो दौड़े-दौड़े चले आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, पंडित जी अरे! आप हमको आपस में मिला लीजिए, अपना मिला लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्रा से एक फर्रा निकालते हैं, ये लो इंडिया यूनियन है, तो यूनियन है देश, तो यूनियन पे क्या कहेंगे सॉरी अगर आप आवाज़ अलग से आई हो, तो उन्होंने कहा हमारा भारत तो यूनियन उनको पता नहीं था, तो बस साइन करवा लेते हैं। अजय इसे साइन करवा लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्मी को भेज करके यहाँ पे ताबड़तोड़ लड़ाई होती है और पाकिस्तान को वापस कर दिया जाता है। ठीक है? तो इसे संविधान जो लागू हुआ वो जम्मू कश्मीर पर लागू हुआ और 1954 को समाप्त कर दिया, जिसके तहत अनुच्छेद 35 का ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 35 का ए में अनुच्छेद 370 के अंतर्गत शामिल किया गया था और जम्मू कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों तथा उनके विशेषाधिकारों को विशेष परिभाषित करके करने का अधिकार दिया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी रूप से हुआ और राज्यों को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के साथ तथा लद्दाख विधानसभा विधानमंडल के बिना विभाजित करने का प्रावधान करता है। क्या किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर को 2 प्रमुख राज्यों में मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी को तोड़ दिया जाता है। कब? 2019 को।
तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति बता दी जाए, तो जम्मू एंड कश्मीर भारत के सबसे नॉर्दर्न स्टेट है, ओके? आर्टिकल 2 कहता है, अनुच्छेद कहता है कि नए राज्यों का प्रदेश में स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा संघ में प्रवेश कर सकती है। मतलब संसद जो है, संघ विधि द्वारा राज्य में जोड़ सकती है या ऐसे नियमों एवं शर्तों पर नए नियमों की स्थापना कर सकती है, जो वह उचित समझे। कौन? संसद इसके लिए क्या होती है? उसके अधिकार होते हैं। इस प्रकार यह है, संसद को पूर्ण विवेकाधिकार होता है। ये अनुच्छेद 2 संसद के 2 शक्तियाँ प्रदान करता है कि भारत के संघ में नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति, वे राज्य जो विधि स्थापित हैं या पहले से ही अस्तित्व में हैं, तो उसमें क्या कर सकती है? नए राज्यों का पुनः प्रवेश करा सकती है। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति होती है किसे? संसद को। ऐसे राज्य का गठन जो अस्तित्व में नहीं होते। पहला जो होता है, जो संघ, जो हमारे इंडिया के अंदर ही संघ में जुड़े हुए राज्य हैं, उनमें तोड़-फोड़ कर सकती है, उनके बॉर्डर में परिवर्तन कर सकती है। जैसे आंध्र प्रदेश जो ये पहला था, इसको तोड़ करके क्या बना दिया गया? आंध आंध्र प्रदेश में से एक राज्य बनाया गया था ना, तेलंगाना। ऐसे ही संसद ने किया था। ये एक बस बिल पारित करना होता है पार्लियामेंट में, और बस राज्यसभा, लोकसभा और सभी लोग अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, 50% से बिल पास हो जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे और उसपे पास हो। इसमें संसद जो है, मतलब हाई कोर्ट इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 2 के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संबंधित है, भारत संघ का हिस्सा नहीं। ये भी कहता है कि भारत का संघ का हिस्सा भी नहीं है और हिस्सा भी है नए राज्यों का अस्तित्व। याद रखिएगा, अनुच्छेद किससे संबंधित? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, आर्टिकल 2 इससे संबंधित। अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 में। उसमें क्या था कि नए भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करना और नए नए राज्यों की स्थापना करना, ये संविधान के अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब कि संसद के अधिकार क्षेत्र में। लेकिन अनुच्छेद अनुच्छेद 3 के अनुसार एक नया राज्य संसद द्वारा निम्नलिखित तरीकों से बनाया जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है। कौन-कौन सा? पहला है, किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके या 2 से अधिक भागों या राज्यों के हिस्सों को एकजुट करके या किसी क्षेत्र को किसी राज्य के एक हिस्से में एकजुट करके शामिल किया जा सकता है। दूसरा है, किसी राज्य के राज्य क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ा करके। कौन करेगा? संसद करेगी। और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल कम करके। और चौथा है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके। या पांचवा है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके। ये मतलब राज्य के अंदर ही आप कर सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया के कोई भी राज्य, जैसे महाराष्ट्र में 2 राज्य बना दिए जाएँ। जैसे हमारे यूपी में से झारखंड, मतलब कि ऐसे बदले गए, और तेलंगाना जैसे बदला गया आंध्र प्रदेश से, है ना? इस तरह। यहाँ राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हो सकते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नए राज्य के अंतर्गत गठन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित 2 शर्तें रखी गई हैं। पहला है कि उपरोक्त परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के अतिरिक्त संसद के किसी भी सदन में प्रवेश नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? यदि विधेयक राज्यों की क्षेत्र सीमाओं या नामों पर प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजना आवश्यक है। क्या दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये इतनी क्लास। उपरोक्त शर्तों में शब्द में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है, ठीक है? लेकिन राष्ट्रपति निर्दिष्ट अवधि को बढ़ा सकते हैं। यदि राज्य विधानमंडल निर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त नहीं करता, तो विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। यदि राज्य विधानमंडल निर्दिष्ट या विस्तारित अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करता है, तो संसद विचार से बंधी नहीं है और उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसके अलावा हर विधेयक में संशोधन प्रस्तावित या स्वीकृत होने पर राज्य विधानमंडल का नया संदर्भ देना अनिवार्य नहीं है,
लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में संसद स्वयं कोई भी कार्रवाई कर सकती है, जो वह उचित समझे। इस प्रकार यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि संसद की उनकी सहमति के बिना नए राज्य बनाने या मौजूद राज्यों में सीमाओं के नाम परिवर्तन करने के लिए अधिकृत करता है। पहली और चौथी अनुसूची का जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 4 के तहत घोषित करता है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना में, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के गठन एवं मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं व नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के ही तहत के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के रूप में माना जाएगा। और ऐसे कानून साधारणतः बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची प्रत्येक राज्य द्वारा राज्यसभा के लिए आवंटित सीटों की संख्या में परिणामी बदलाव भी करती थी। क्या दोस्तों, इतना समझ में आया? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। निर्णायक जो विधियां हैं वो जैसे बेरूबारी संघ 1960 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद को शक्ति और भारतीय क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र विदेशी क्षेत्र को सौंपने का प्रावधान नहीं करती है। अनुच्छेद 68 के तहत संविधान में संशोधन करने करके ही भारतीय क्षेत्र को किसी भी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 370 में 2023 के संबंध में इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 335 का ए को निस्तारित करने बरकरार रखा तथा यह माना कि संसद के पास एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की शक्ति है। ओके, ये किसने माना? ये सांसद ने माना कि नहीं, अब जो अनुच्छेद 70 है वो उसको निस्तारित किया जा सकता है अनुच्छेद 35 का एक। तो ये पूरा टोटल जो रहा ये आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक था, जिसमें हमने संघ एवं राज्य क्षेत्र के संपूर्ण आर्टिकलों को बारी-बारी से समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिटीजनशिप। सिटीजनशिप नागरिक नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है और यह 4 से 11 आर्टिकल तक मिलते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का नागरिकता भाग 2 का हिस्सा है नागरिकता सिटीजनशिप। ये अनुच्छेद 4 से 11 तक पढ़े जाते हैं। आइए प्रत्येक नागरिकता को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे भारत में नागरिकता ली जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, या कौन नागरिकता लेने के लायक होता है, या यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। सिटीजनशिप नागरिकता नागरिकता का अर्थ होता है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति या किसी देश का विधिक सदस्य होना जिससे उसे राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार मिलते हैं तथा कुछ कर्तव्य भी निभाने होते हैं। भारत में नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए। मैंने आपको 4 से बोल दिया था क्या? नहीं, सुनो, 5 से 11 सॉरी, अनुच्छेद 5 से 11 थोड़ा-सा इसको इसको सही कर लीजिएगा। सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा। ये 5 से 11 है दोस्तों। मतलब भाग 2 5 से 11, क्योंकि भाग जो आपका 1 है, भाग 1 है, वो आर्टिकल 1 से 4 तक चलता है। ये चौथा हमने पढ़ा, लेकिन भाग 2 है जो 5 से 11 है। सिटीजनशिप, ओके, आगे बढ़ें। तो जो अनुच्छेद प्रमुख आप यहाँ समझ सकते हैं और विषय इधर लिखे हुए हैं। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने पर नागरिकता, जब भारत आजाद हुआ तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से जितने भी लोग थे वो भारतीय संविधान के तहत भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, उस समय जब 1950 सॉरी 1947 में जो लोग पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से इंडिया आए वो भारत के नागरिक हों। आर्टिकल 7 में किया है। आर्टिकल 7 में कहा गया कि पाकिस्तान चले गए और फिर लौटे लोगों की नागरिकता पर प्रावधान है।
और 8वें अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए, और अनुच्छेद 9 में स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेने पर समाप्त। अगर आप अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप स्वेच्छा से आप विदेशी नागरिकता लेते हैं, तो भारत की नागरिकता आपकी रद्द हो जाएगी। और अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का निरंतर रखना। और अनुच्छेद 11 है संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति देता है। कौन? भारतीय संविधान। एक आर्टिकल्स को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल भारत में एकल नागरिकता का सिंगल सिटीजन्स का प्रावधान है। अमेरिका जैसे देशों में वहाँ पे दोहरी नागरिकता है। क्यों दोहरी नागरिकता है? मतलब वहाँ पर हमारे भारत में क्या है कि अगर आप यूपी में रहते हैं, तो आप यूपी के नागरिक तो है ही है, साथ में इंडिया के भी नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अगर आप एमपी के नागरिक हैं और आप यूपी में आना चाहते हैं, तो आप एमपी के नागरिक रहेंगे, आपके पास एमपी की नागरिकता भी होनी चाहिए और आपके पास भारत देश की भी नागरिकता होनी। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहिए, आपको बस एकल नागरिकता प्रावधान पर आपको ये चीज़ें रहनी पड़ेगी, बस आप कहीं भी जाइए, ऑल इंडिया परमिट। तो समझ रहे हैं दोस्तों? दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। भारत में केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था है, मतलब राज्यों की अलग नागरिकता नहीं है, केवल राष्ट्रीय नागरिकता है। समझ में आई बात जो मैंने आपको बताई? इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है और यह व्यवस्था पूरे भारत में समान अधिकार सुनिश्चित करती है। नागरिकता प्राप्त करने के कुछ निम्नलिखित तरीके हैं, आइए उनको जानते हैं। ये 1955 के अनुसार मानी जाती है। मैंने आपको 1950 के तहत बताया, लेकिन ये 1955 के तहत मानी जाती है। पहली है जन्म, बाय बर्थ। दूसरा है वंश, बाय डिसेंडेंस। तीसरा है पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन। चौथा है प्राकृतिकरण से, बाय न्यूट्रलाइजेशंस न्यूट्रलाइजेशन। और तीसरा है क्षेत्र के विलय से, बाय इनकॉर्पोरेशंस ऑफ टेरिटरी। ये 5 ऐसे मूल तत्व हैं जिससे आप इंडिया की सिटीज़नशिप, भारत के नागरिक बन सकते हैं। आइए प्रत्येक को एक-एक करके जानने का प्रयास करते हैं। पहला है जन्म से, भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मानदंड क्या है? तो पहला है जन्म से। यदि कोई 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ है, वह व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, भले ही उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो। यदि अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म कब हुआ हो, 26 जनवरी 1950 या उसके बाद 1 जुलाई 1987 के अंदर अगर उसने जन्म लिया है, भले माता-पिता किसी भी राष्ट्र के में हों, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा है 1 जुलाई 1987 या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है, जब उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से एक भारत का नागरिक हो। जब उसका जन्म क्या हो, वो 1 जुलाई 1987 के बाद का हुआ, तब वो भारत का नागरिक होगा। इतना क्लियर है? इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक तभी माना जाता है जब उसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक हों या जिसके माता-पिता एक भारत के नागरिक। दूसरा, बच्चे के जन्म के अवैध प्रवासी ना हों, तब वो भारत का नागरिक। चौथा प्रावधान है भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और दुश्मन एलियंस जन्म से भारतीय नागरिक हासिल नहीं कर सकते। समझ में? जैसे मान लीजिए कोई विदेशी राजनयिक है और उसके बच्चे चाहें कि हम भारत की नागरिकता ले लें, तो नहीं ले सकते। समझ में आई बात? दूसरा है वंश द्वारा। यदि कोई 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद केवल 10 दिसंबर 1952 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है या उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, तब उसको नागरिकता मिल सकती है। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है, तो उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो, तब उसको नागरिकता मिलेगी, ऐसे नागरिकता नहीं मिलेगी।
अगर भारत के बाहर 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है, तो उसके माता-पिता को यह घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास देश का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास पंजीकृत है और उसका जन्म हुआ है। तब वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ भारत के नागरिक होने के प्रावधान हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने नोट्स ऐसे ही बनाइएगा सुसज्जित और सुंदर वाक्य, जिससे आपको रिविज़न्स करने में इम्पोर्टेंस रहे। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण द्वारा कैसे आप भारत की नागरिकता, केंद्र सरकार द्वारा एक आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं होने पर को पंजीकृत कर सकते हैं, यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणियों से संबंधित है। कुछ श्रेणियाँ हैं, जिनसे उसको गुज़रना पड़ता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुज़रना पड़ता है, तो आइए उनको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी रहा हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश का स्थान में सामान्य रूप से निवासी हो, वो भारत मूल का, लेकिन अगर वो विदेश में भी है, तो उसको नागरिकता मिल सकती है। एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में समान रूप से निवासी रहे। जैसे सीमा हैदर का आपने कहानी सुना होगा। हैदर सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई हैं, तो लगभग जब तक वो 7 साल तक भारत में नहीं रहेंगे, तब तक उन्हें क्या पंजीकरण के द्वारा आवेदन दिया जाएगा। तब 7 साल बाद वो भारत के नागरिक बनेंगे। अभी वो भारत के नागरिक नहीं है, वे कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। अगर पाकिस्तान में ये प्रावधान होगा वहाँ के संविधान में कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ जाकर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर, लेकिन हमारे भारत में इतना आसान थोड़ी ना नागरिकता प्राप्त करना, 7 साल तक रहना। व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, वो तो हो ही सकते हैं, पंजीकरण ले सकते हैं। पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वो लोग भी पंजीकरण के द्वारा ले सकते हैं। पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो या उसके माता-पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का एक पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में समान रूप से निवासी है, तब वह भारत का नागरिक। पूर्ण आयु क्षमता का व्यक्ति जो 5 साल के लिए भारत के कार्ड धारक के एक विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले 12 महीने के लिए भारत में समान रूप से निवासी है। इस कारण से भी वो भारत का नागरिक बन सकता है। वहीं एक व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाना जाएगा यदि वह उसके माता-पिता में कोई एक अविभाजित भारत में या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बना गया है। तब वो भारत का नागरिकता पंजीकरण द्वारा ले सकता है। अन्यथा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण होने से पहले उपरोक्त सभी श्रेणियों के व्यक्तियों की निष्ठा की शपथ लेनी होगी, तब जाकर के भारत का नागरिक बन सकता है। देखा संविधान रचने वालों का दिमाग, वाह रे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, वाह! क्या संविधान रचा है। मतलब इतने सारे प्रावधानों को मिला करके आप तब भारत के नागरिक बन सकते हैं। क्या खोपड़ा रहा है आप, वाह! दिमाग रहा है। समझ में आए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है प्राकृतिकरण द्वारा। एक व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यदि वह 12 साल आवेदन की तारीख से 12 महीना पहले कुल मिलाकर 11 साल के लिए भारत के निवासी है और नागरिकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता हो, वह भारत का नागरिक माना जाए। प्रादेशिक निगमन द्वारा यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है और भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है और उस क्षेत्र के लोगों से भारत के नागरिक होंगे, ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाए। मान लीजिए ये हमारा भारत है, भारत का पड़ोसी मान लीजिए मालदीव या श्रीलंका है। अगर भारत में मिल जाए, मालदीव भारत में मिल जाए,
ठीक है? या म्यांमार मिल जाए, ठीक है? तो म्यांमार के लोग और जो श्रीलंका के लोग, मालदीव के लोग वो कहाँ हो जाएँगे? भारत के नागरिक हो जाएँगे। वो तो हो ही जाएँगे, क्योंकि भारत आपको पता है भारत क्या है? एक यूनियन है। यूनियन में एक बार मिलने के बाद आप बाहर थोड़ी ना जा सकते हैं। दूसरा, अधिनियम दोहरी नागरिकता या दोहरी राष्ट्रीयता प्रदान नहीं करता है। ये केवल उपरोक्त प्रावधानों के तहत सूचीबद्ध व्यक्ति को नागरिकता की अनुमति देता है। जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्रीय निगमन के द्वारा। इस अधिनियम ने वर्ष 1986 से 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 में 4 बार संशोधन किया गया और इन संशोधन के माध्यम से संसद ने जन्म के तथ्य के आधार पर नागरिकता के व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांतों को संकुचित कर दिया है। और इसके अलावा विदेशी अधिनियम व्यक्ति यह एक साबित करने का भार डालता है कि वह विदेशी नहीं है। सॉरी। तो ये प्रमुख हैं, देख रहे हैं संविधान एक-एक बातों को रची गई है। कैसे आप संविधान में नागरिकता ले सकते हैं, भारत के कैसे नागरिक आगे बढ़े। संपूर्ण जो महत्वपूर्ण कुछ संशोधन किए गए, साल 1986 का एक संशोधन हुआ, ये भी कभी पेपर में आ जाते हैं यहाँ से, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत, जिसमें भारत में पैदा हुए सभी लोगों को ज्यूस या सोली के सिद्धांत पर नागरिकता प्रदान की। और वर्ष 1986 का संशोधन कम समावेशी था, क्योंकि इसके धारा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए थे, वही भारतीय नागरिक होंगे। इसमें संशोधन भी हुआ। 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मिल सकती है, जब वो जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक रहे। समझ में आई बात? वर्ष 2003 का नागरिक संशोधन, बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए संशोधन के उपयुक्त शर्त और को अधिक कठोर किया गया। कहा गया कि अब कानून के तहत जो 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए अपने स्वयं के जन्म के तथ्य अलावा माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। समझ गई बात? पहले क्या था? कोई एक हो, लेकिन अब दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए या माता-पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था? हमारे भारत में बांग्लादेश है, बांग्लादेश से लोग यहीं पे अपना कमाते-खाते थे, ठीक है। अब वो लोग नागरिकता चाहते हैं। ऐसे नहीं, अवैध नहीं होना चाहिए, दोनों वैध होने चाहिए, तब आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। इन प्रतिबंधात्मक संशोधनों के साथ भारत में ज्यूस सैंग्विनिस या रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांत की ओर लगभग बढ़ाया गया। यह बताता है कि एक अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता का दावा नहीं करता, भले ही वह 7 साल से भारत का निवासी है। ठीक है? ये कुछ संशोधन किए गए भारतीय संविधान में कि उसमें, और वर्ष 2015 का संशोधन कहता है कि नागरिकता अधिनियम अधिनियम 2015 में मूल अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई के से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया और इसने भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड योजना और ओसीआई कार्ड योजना को जाकर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडियन कार्ड धारक नामक एक नई योजना शुरू की गई। और वर्ष 2019 का संशोधन कहता है कि संशोधन में 6 समुदायों के सदस्यों को अनुमति देने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं तो वे भारत में रहना जारी रखें। लेकिन यह नागरिकता की आवश्यकता 11 वर्ष घटाकर लगभग 5 वर्ष कर देता है। 2 अधिसूचनाओं ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से छूट दी और असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया, क्योंकि यह बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर सकता था। समझ में आई बात? बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भाग आए, लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक है, इसलिए उनके बारे में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो आज ये हमने नागरिकता की संपूर्ण क्लास पढ़ी है, संपूर्ण क्लास
कंप्लीट की हमने लोगों ने, ठीक है? तो हमने आज क्या पढ़ा? पहले पढ़ा संघ राज्य, यह अनुच्छेद से 4 तक है। यह भाग, इसमें हमने फर्स्ट पढ़ा। भाग 2 में हमने पढ़ा है नागरिकता। ठीक है दोस्तों? नागरिकता, सिटीज़नशिप, अनुच्छेद 5 से 11 तक पूरा कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास बेहतरीन लगी होगी, जानदार, शानदार लगी होगी। अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्यारा-सा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना हमारा यह प्यारा-सा चैनल, आपका चैनल विज़न पाथ लर्निंग ऐसे नहीं आगे बढ़ सकता। सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, ताकि वो लोग भी पढ़ें और आगे बढ़ें। अपने सपनों को पूरा करें। कैसी लगी क्लास? प्यारा-सा एक कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। हमारे भारतीय संविधान ने दिए हैं हम लोगों को मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है, ये भाग 3 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है? चलिए, आज की क्लास यहीं तक। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।